तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके इस अपने प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है स्टडी 91। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ चैप्टर्स और कुछ आपको मैंने बताया था कि बिना रूल को रटे हुए याद किए हुए कैसे आप सेंटेंसेस को कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हो। और उसी दिशा में हम लोग यहाँ पर एक लेके आए हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और उसके दो पार्ट आए थे। फर्स्ट पार्ट में एक पार्ट मैंने कवर किया और उसके बाद जो भी उसमें कॉन्सेप्ट बचे हुए थे उसको मैंने कवर किया था सेकंड वाले लेक्चर में। और अब हम यहाँ पर लेके आए हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एसबीआई क्लर्क के एग्जामिनेशन पर बेस्ड जो उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। तो अब आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ टू सॉल्व स्पॉटिंग एरर्स, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं, नाउन प्रोनाउन आर्टिकल एडजेक्टिव एडवर्ब, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो, ग्रामर पढ़ते हो, सब का निचोड़ एक तरीके से कह सकते हैं जो कंक्लूजन पूछा जाता है वो किस में आता है, स्पॉटिंग एरर्स में आता है। स्पॉटिंग एरर्स के लिए ही बच्चों आपको सारी चीजें पढ़नी होती है, पार्ट ऑफ स्पीच सारे के सारे पढ़ने होते हैं, नियम कायदे कानून, टेंसेस, कंडीशन सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। किस लिए? क्योंकि इसमें से दो चीजें ऐसी आती हैं जो पूरा का पूरा ग्रामर पर बेस्ड होता है। पहला आपका होता है स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस हो गया, दूसरा किस तरीके से आ जाता है एग्जाम में, दूसरा आता है कि एक वर्ड दिया रहता है या एक फ्रेज दिया रहता है, उसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं या अंडरलाइन कर देते हैं, फिर पूछते हैं कि अगर इसमें कोई इंप्रूवमेंट होना चाहिए उसको बोलते हैं फ्रेज इंप्रूवमेंट या फ्रेज रिप्लेसमेंट या कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कहा जा सकता है उसको। तो दोनों ही सेंटेंसेस में, दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस में आपको जरूरत है किसकी, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट की, जो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके हैं और आगे हम लोग नाउन प्रोनाउन में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम एक मॉडल पेपर आपके लिए लेके आए हैं बेस्ड ऑन स्पॉटिंग एरर्स, और जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो लिखे गए हैं किसके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही लिखे गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए और उनको आसान तरीका मैं बताऊंगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर बिना वक्त जाया किए हम लोग पहले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्सरसाइज, और पहला क्वेश्चन एज यू कैन सी हियर कि a great many students has been declared successful, right? अब देखो होता है क्या है एग्जाम में, कैसे पूछा जाता है स्पॉटिंग एरर्स। क्या होगा, एक सेंटेंस को डिवाइड कर देगा, एक सेंटेंस को डिवाइड कर देगा पार्ट्स में और कह देगा कि से ये पार्ट 1 हो गया, ये 2 हो गया, या B हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D, या लास्ट पार्ट में कह देगा कि अगर इसमें कोई भी एरर नहीं है तो आंसर क्या टिक करो, नो एरर, यानी कि ई ऑप्शन पे आप उसको बबल कर दोगे जो भी एग्जाम में, या टिक कर दोगे, ऑनलाइन पेपर होता है ना। तो अब आपको देखना है कि कौन से पार्ट में एरर होगा, और क्योंकि बच्चों हम लोग यहां से पढ़ना चालू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए भाई, यहां से पढ़ना हम लोग चालू करेंगे सेंटेंस को, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैज। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब हम लोग डिस्कस करते सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि 3-4 तरीके के फ्रेज हमारे पास होते हैं मैनी के। पहला क्या था, मैनी, दूसरा क्या था, ए गुड मैनी, उसके बाद अगला क्या था, ए ग्रेट मैनी, और एक और था जिसमें हम लोग मैनी के बाद ए लगाते हैं, मैनी आ, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो इसमें मैंने बताया था कि मैनी जहां पर भी बाद में लिखा है, इनके बाद, क्योंकि मैनी का मतलब क्या होता है, कई, बहुत सारे, तो इनके बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन होगा प्लस प्लूरल वर्ब होनी चाहिए यहां पर, राइट बच्चों। लेकिन जब मैनी के बाद ए आ जाए, जब मैनी के बाद ए आ जाता है तो इस चीज को फॉलो करते हैं, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो अब आप खुद ही यहां पर बताइए कि किसका यूज किया गया है, अ ग्रेट मैनी, राइट। इसके बाद देख ले, मैनी बाद में आ रखा है, इसका मतलब आगे प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल वर्ब भी हमारे पास होनी चाहिए। तो अब यहां पर है स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, यहां पे हमने प्लूरल नाउन तो लगा दिया, लेकिन यहां पर जो मैंने वर्ब यूज की वो हैज यूज कर दी। अब यहां पर काट के क्या करना पड़ेगा आपको, हैव करना पड़ेगा, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, राइट। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर जाएगा,
यहां से लेकर यहां तक हो गया ए पार्ट, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक हो गया बी पार्ट। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर जा रहा है? बी पार्ट में एरर जा रहा है, जो कि आप हाईलाइट कर दोगे, टिक करके चले आओगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। राइट, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। द मैनेजर सेज that there is many important details to attend before this gets launched। तो चलिए भाई दिमाग लगाइए और मुझे बताने की कोशिश करिए कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए। जी हाँ, जल्दी बताइए। तो यहां से अगेन पढ़ना चालू करेंगे। द मैनेजर सेज, अच्छा मैनेजर सिंगुलर है ना, सभी लोग मानते हो। तो वर्ब में अगर हम प्रेजेंट डेफिनेट की बात करें, वर्ब में हमने एस लगा दिया, द मैनेजर सेज हो गया। अब क्या कहता है? द मैनेजर सेज कहता है दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। यहां पर देखें डिटेल्स, कई लोगों को लग सकता है कि यहां पर सर जो सब्जेक्ट है वो देयर है, और देयर के अनुसार यहां पर इस सर सही तो लग रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं देयर इज ए किंग या देयर वाज ए किंग, लेकिन वहां पर तो किंग सब्जेक्ट होता था, लेकिन यहां पर डिटेल सब्जेक्ट है। रीजन क्या है? जैसे मैंने कहा देयर वाज या वर किंग, और आपने ए भी लगा दिया यहां पर, सी देयर वाज वर ए किंग। अब अगर आप सोचो कि सर हम यहां पर देयर के अकॉर्डिंग वर्ब रखेंगे, तो आप गलत हो। देयर कभी भी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता हमारा। मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास में बताया भी था कि जो आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इसके अलावा कोई तीसरी चीज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती। तो अब यहां पर देयर क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ हम कह सकते हैं प्लेस का हेयर एंड देयर हो गया ना। कुछ टाइम के एडवर्ब्स होते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी के होते हैं, तो वो एडवर्ब्स में आप लोग पढ़ोगे। तो यहां पर ये कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। सब्जेक्ट क्या होगा? एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो हमारे पास यहां पर क्या मिला हमको? प्रोनाउन तो मिला नहीं, क्या मिला? नाउन मिला। तो नाउन यहां पर क्या है? ए किंग, जो कि सिंगुलर है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग यहां पर वॉज रखते थे, देयर वाज अ किंग। लेकिन अब यहां पर देखो देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, तो यहां पर बात हो रही है डिटेल्स की, जो एक नाउन है, और इसके अकॉर्डिंग ही यहां पर वर्ब लगेगी, क्योंकि देयर की कोई वर्ब नहीं होती, क्योंकि देयर सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो अब क्योंकि ये डिटेल्स है, तो यहां पर इज काट कर क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। सब सेंटेंस क्या हो जाएगा? द मैनेजर सेज दैट देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड बिफोर दिस गेट्स लॉन्च्ड। अब देखो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, यहां पर इसने लगा रखी है बिफोर, इससे पहले कि दिस कोई चीज होगी, दिस गेट। अच्छा दिस क्या है? सिंगुलर है, इसलिए क्या लगा दिया? दिस गेट्स लॉन्च्ड। और गेट्स लॉन्च क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर पैसिव में सेंटेंस को बनाया गया है, इस वजह से यहां पे दिस गेट्स लॉन्च्ड। यहां पे आप सोच रहे हो ना कि सर यहां पे थर्ड फॉर्म कैसे आई? क्योंकि वो अपने आप तो काम नहीं होगा, कोई ना कोई करेगा, इसलिए दिस गेट्स लॉन्च्ड का यूज यहां पर किया गया। तो उम्मीद है ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान था। इसी टाइप के सेंटेंसेस एग्जाम में आते हैं, हमें आता हुआ भी हमसे गलती हो जाती। रीजन क्या है कि हमको पता तो है, हमने सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन इंप्लीमेंट करने में मुश्किल होती है। इंप्लीमेंट तभी कर पाएंगे जब एक एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, तीसरी कोई चीज नहीं हो सकती। तो देयर कैन नॉट बी सब्जेक्ट, इसके मतलब यहां पर क्या बचा? डिटेल्स की बात हो रही है, डिटेल्स के लिए यहां पर क्या लगा दिया? आर लगा दिया। क्लियर? तो अब हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या लिखा हुआ बच्चों? मोर देन वन स्टूडेंट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर दिस कंपनी। मैंने आपको मोर देन का स्ट्रक्चर बताया था अपनी लास्ट क्लास में, आपको याद भी होगा। और मैंने बताया था कि जब भी हम लोग मोर देन वन की बात करेंगे, अच्छा यहां पर कई लोग क्या कर देंगे? मोर देन वन स्टूडेंट्स कर देंगे। स्टूडेंट्स, उनको लगेगा एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही तो स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स कर दो। लेकिन आप जरा भूल गए कि यहां पर क्या लिखा हो? वन, और वन के बाद जो भी नाउन आएगा वो तो सिंगुलर होगा ना। तो यहां पर वन स्टूडेंट तक कोई भी गलती नहीं थी। अच्छा अब हो क्या रहा है यहां पर कि सेंस वाइज हमें ऐसा लग रहा है कि मोर देन, एक से ज्यादा स्टूडेंट। एक से ज्यादा का मतलब कम से कम दो होंगे। लेकिन आपको जो भी वर्ब को प्लेस करना होता है इन केस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आपको यह देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है।
आपको सेंस वाइज कुछ भी आप वर्ब नहीं लगा सकते हो। तो आप यहां पर देखें, क्या मोर देन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है? नहीं, मोर देन सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है, एडजेक्टिव का एक पार्ट है। मच से बना है मोर, या मैनी से बना है मोर, तो वो क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। यहाँ पर एडजेक्टिव है। और देन तो हम यहाँ पर देन कभी कभी कंजंक्शन की तरह यूज होता है या प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है, तो ये भी सब्जेक्ट बनने के लायक नहीं है। सब्जेक्ट कौन बन सकता है? या तो नाउन बन सकता है या प्रोनाउन बन सकता है, राइट। तो अब यहां पर बात जो हो रही है वो वन स्टूडेंट की, क्योंकि हमारे पास यही एक सब्जेक्ट बचता है जिसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज कोई भी पार्ट ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट नहीं हो सकता यहां पर। तो क्योंकि वन स्टूडेंट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहां पर हैव की जगह क्या चला जाएगा, हैज चला जाएगा। तो अब सेंटेंस क्या बोलेंगे, मोर देन वन स्टूडेंट हैज टेकन द इंटरव्यू फॉर दिस कंपनी। और आगे तो कोई भी एरर नहीं, क्योंकि हैज एफ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगते हैं। इंटरव्यू के बारे में बात हो रही है, और किसके लिए, फॉर दिस कंपनी। तो यहां तक बिल्कुल कोई भी सेंटेंस में एरर नहीं है। अगर यहां पर ये होता कि दिस कंपनीज लिखा होता तो गलती होती, या अगर हम दीज के साथ कंपनी लिखते तो भी गलती होती, क्योंकि दिस के साथ कॉम्बिनेशन सिंगुलर का और दीज के साथ कॉम्बिनेशन प्लूरल का हो जाएगा। इन द सेम मैनर दैट का सिंगुलर के साथ और दोस्त का प्लूरल के साथ कॉम्बिनेशन होता है। ये तो भाई जाहिर सी बात है, ये समझ में आता है, व्यवहारिक लैंग्वेज से भी समझ में आता है। एक से ज्यादा के बारे में बात करेंगे तो वो दीज होगा या दोस्त होगा, एक के बारे में बात करेंगे वो दिस या दैट होगा, राइट। तो बढ़ जाते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ और देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। एनालाइज कर लीजिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जल्दी जल्दी करने की कोशिश भी करें। Everybody among your friends like playing. Here again we need to find out what is the subject here. फोकस किसके बारे में हो रहा है, किस पर फोकस है, किसके बारे में बातचीत हो रही है, वो हमें जांचना जरूरी है। तो हर कोई, एवरीवन या एवरीबडी, तुम्हारे दोस्तों में से हर कोई। अच्छा, बात यहां पर दोस्तों की नहीं हो रही है, ऐसा लग सकता है कि बात यहां पर दोस्तों की हो रही, नहीं, यहां पर बात हो रही है प्रत्येक तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारे दोस्तों के बीच में प्रत्येक, यानी बात यहां पर प्रत्येक की हो रही है, एवरीबडी एवरीवन की हो रही है। जो कि मैंने बताया था आपको कि वन हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, एवरीवन एवरीबडी, ये सारे के सारे, समवन समबडी, नो वन नोबडी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ये कभी प्लूरल हो ही नहीं सकते सेंटेंस में। तो अब क्योंकि बात यहां पर एवरीबडी की हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब जाएगा। तो एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स, तुम्हारे फ्रेंड्स में हर कोई लाइक करता है, हर कोई लाइक करता है प्लेइंग, तो यहां पर लाइक की जगह लाइक्स हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एवरीबडी और एवरीवन। तो यहां तक बच्चों क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है कि कैसे ये मैं बता रहा हूं। बहुत ही आसान सेंटेंसेस, बहुत ही आसान स्पॉटिंग एरर्स हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल एग्जाम में आता भी नहीं है। देखो, दुनिया में कोई भी चीज़ आसान या मुश्किल नहीं होती, वो हम ही हैं जो किस चीज़ को आसान या मुश्किल बनाते हैं। अगर हमें आता है तो हमारे लिए वो आसान बन जाता है, अगर नहीं आता तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। चलो भाई, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। बहुत ही अच्छा सेंटेंस, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। पहले आप लोग दिमाग लगाएं, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 3/4 क्यों लिखा हुआ है। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने बोला था जब अगर हम भिन्न की बात करते हैं, जैसे 1/3 की बात करें तो इसको इंग्लिश में 1/3 बोलते हैं। 1/2 की बात करें तो हाफ हो जाएगा, वो सभी को पता है। 1/4 की बात करें वो 1/4 होता है, राइट। लेकिन जैसे ही ये न्यूमरेटर जो होता है एक से ज्यादा आगे बढ़ता है, से अगर हम 2/3 की बात करें तो सेकंड वाले टर्म का हमेशा प्लूरल बनाना होता है, तो इसको 2/3 नहीं बोलेंगे बल्कि 2/3 बोलेंगे। इन द सेम मैनर 3/4 को 3/4 को क्या बोलेंगे, ये लिखा हुआ है 3/4 बोलेंगे। प्लूरल बनाए रखा है यहां पे, इसने भी प्लूरल यहां पे बना रखा है, फोर्स लगा दिया, राइट। तो यहां तक तो कोई एरर नहीं मिला हमको, 3/4 यहां तक बिल्कुल सही। ऑफ किस चीज की बात हो रही, द लैंड। अब बच्चों एक बात मुझे बहुत ध्यान से बताना कि आपको ऐसा लग रहा है कि 3/4 पार्ट की बात हो रही है जमीन के, और उसी के लिए यहां पर वर्ब आया होगा, यहां पे हैव इसके लिए लगा होगा। तो कई लोगों के दिमाग में यह हो सकता है कि फोर्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, तो यहां पर हैव बिल्कुल सही हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन नहीं,
कुछ ऐसे हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, या किसी अगर हम कहें कि हम हाफ की बात करें, ए लॉट ऑफ की बात करें, डिटरमाइनर्स की बात करें, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कुछ चीजें मिलाकर बोली जाती हैं, यानी ए लॉट ऑफ को उसके नाउन से अलग नहीं करेंगे, या अगर हम बात करें ए नंबर ऑफ द नंबर, उसके नाउन से हम लोग बात अलग नहीं करेंगे, यानी नाउन के साथ वो कनेक्टेड रहेगा हमेशा। तो अब ये नाउन पे डिपेंड करता है कि वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब जाएगी। जैसे यहां पर बात हो रही है लैंड की और उसके किसी पार्ट की बात हो रही है। जैसे मान लो ये जमीन है, मैंने बनाई, यहां पर इतनी पार्ट ऑफ द फील्ड हमारे पास है, और अगर हम कह दें कि इसका 3/4 यानी कि 3/4 भाग, जो भी आपका 3/4 भाग होता है, जैसे मान लो इतना हो गया, है ना। तो मैथमेटिक्स में मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, 3/4 भाग इसका कितना होगा, लेकिन मैंने जस्ट एन एग्जांपल इसका मैंने कहा कि अगर 3/4 हम इसको मान लें, है ना, तो अब ये जो पार्ट है आपको देखना पड़ेगा, लैंड का ये जो पार्ट है ये क्या एक है या एक से ज्यादा है। तो आप कहोगे सर वो पार्ट जितना भी है हाफ पार्ट है या हाफ से ज्यादा पार्ट है, 2/3 पार्ट है, तो वो है तो एक ही पार्ट। अगर वो एक ही पार्ट है तो यहां पर हैज लगने की जरूरत है, यहां पर हैव नहीं जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लैंड। और उसके किसकी बात हो रही है, उसके 3/4 पार्ट की बात हो रही है। वो पार्ट क्या होगा, एक इकाई होगा, एक सिंगुलर टर्म होगा, वो पार्ट हो गया इसका, राइट। तो इस वजह से यहां पर क्या आ गया, हैज आ गया। तो सोच लीजिए, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछिए। मुझे लगता है कि यहां पर कोई डाउट जैसी कोई चीज होनी चाहिए, क्योंकि अलॉट ऑफ का एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था कि अलॉट ऑफ भाई काउंटेबल के साथ भी आता है, अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। अलॉट ऑफ पेन्स कह सकते हैं, अलॉट ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं। अगर सिंगुलर के साथ जुड़ा हुआ तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, प्लूरल के साथ कनेक्टेड है तो प्लूरल वर्ब लगा दो, राइट। देख लें एक बार, इसको समझ लें, अगर समझ में नहीं आ रहा तो। क्लियर है? तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर वॉज एब्सेंट। चले भाई दिमाग लगाएं। क्या लग रहा है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि एक ही व्यक्ति, एक ही इंसान दो पोजीशन होल्ड कर सकता है। जैसे हम कहते हैं कोई अगर सिंगर है तो वो डांसर भी हो सकता है, कोई अगर डॉक्टर है तो वो इंजीनियर भी हो सकता है। अब आप सोचो कि डॉक्टर है तो इंजीनियर कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो डॉक्टर वाली डिग्री होती है, ये अक्सर जो टीचर्स होते हैं, जो पीएचडी होल्डर होते हैं, उनको भी डॉक्टर सम्मानित किया जाता है। इस कह सकते हैं इस टर्म से एक्सप्रेस किया जाता है। तो एक इंजीनियर डॉक्टर भी हो सकता है। एक पर्सन दो पोजीशन को होल्ड या दो से ज्यादा पोजीशन को होल्ड कर सकता है। अगर एक पर्सन है तो वो सिंगुलर होगा और आर्टिकल भी एक यूज होगा। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो आर्टिकल ज्यादा यूज होंगे, राइट। जितने पर्सन है उतने आर्टिकल लगाने की जरूरत है यहां पर। तो कहना है चाह रहा द पार्टी चीफ, दा लगाया यहां पे, एंड द चीफ मिनिस्टर, इसका मतलब दो अलग अलग लोग हो गए। दो अलग अलग लोग हो गए तो यहां पे जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल वाली आएगी। तब देखें यहां पर द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर वॉज लिखा हुआ है, वॉज एब्सेंट, वॉज काट के यहां पर क्या कर देंगे, वर कर देंगे, तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अगर यहां पर हम आर्टिकल द नहीं लगाते और सिंपली ये कहते द पार्टी चीफ एंड चीफ मिनिस्टर, राइट, अगर ऐसे कहा जाता तो वो एक ही व्यक्ति हो जाता और उस कंडीशन में बहुत सही होता। लेकिन क्योंकि हमने यहां पर दो आर्टिकल लगा दिए, दो लोग हो गए, इसलिए यहां पर हमें वर्ड लगाना पड़ा, राइट। इसका भी हमको समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको जरा सोचिए और आंसर करिए। द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स वर फाइटिंग। क्या लगता है? मैंने आपको बताया था कि when two subjects are connected using a connector, using a conjunction, that conjunction will decide कि verb किसके अनुसार आएगी, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं एज वेल एज से, अलोंग विथ से, या
टुगेदर विद से या विद से, इन एडिशन टू से, तो पहले वाले सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। और अगर कनेक्टेड होते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से, आइदर और से या नेदर नॉर से, या हम कह सकते हैं केवल और से अगर कनेक्टेड हो तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को प्लेस करते हैं। तो यहां पर एज वेल एज कनेक्टेड है, ए पहले आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, इसका मतलब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहां पर चलेंगे। द मैनेजर सिंगुलर है भाई, सेकंड सब्जेक्ट यहां पर क्या है क्लर्स, ये प्लूरल है। चलना किसके अकॉर्डिंग है, मैनेजर के अकॉर्डिंग है। यहां पर क्या रखा है मैनेजर के लिए, वर है ना, तो वर काट के यहां पर कर देंगे वॉज, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। बहुत आसान था। अगर आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी दिक्कत वाली जरूरत नहीं है, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि आपको पता है, क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि हम लोग इंग्लिश इतनी ज्यादा पढ़ लेते हैं, ज्यादा रूल रेगुलेशन पढ़ लेते हैं कि हम खुद में कंफ्यूज हो जाते हैं क्या सही क्या गलत, हर एक चीज पे हमें गलत ही नजर आता है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि जितना हमने इंग्लिश में किया उतना हमारा बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब आप अब इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो चुके हो। क्योंकि होता क्या बच्चों कि मैथ्स में, रीजनिंग में अगर हम 5 क्वेश्चन करके आते हैं तो हम घर वालों को ये जवाब देते हैं कि हाँ 5 करके आए, 5 में 5 सही है, या हमको पता होता है कि 5 में 3 सही है 2 गलत होगा किसी तरह। लेकिन जब इंग्लिश का पेपर करके आते हैं तो घर वाले पूछते हैं बेटा कितने आए थे क्वेश्चन, कितने सही करके आए, तो आप कहते हो क्या कि 20 क्वेश्चन आए थे जिसमें मैंने 12 अटेम्प्ट किए हैं, अब 12 में से पता नहीं कितने सही है। हो सकता है 12 के 12 सही हो जाए, या हो सकता है 12 में से कोई भी सही ना हो, ये भी हो सकता है। ये कभी कभी ये भी कहते हैं 2-4 तो सही हो ही जाना चाहिए तुक्के से, तुक्का वाइस, राइट। लेकिन आपको यहाँ पर तुक्का हमेशा नहीं लगाना होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। He walked 5 miles, which are really great distance for a man like him who is not only old but also ill. तो अब यहां पर देखें, पहला पार्ट जो हो गया वो यहां से लेकर यहां तक हो गया। ए यहां पर पहले हमने लिख दिया, पहला पार्ट ये हो गया। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी ना अलग अलग तरीके से आ जाता है कि पहले ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिख देगा और लास्ट में ए लिखेगा, फिर दूसरा पार्ट लिखेगा लास्ट में बी लिखेगा। लेकिन यहां पर इसने क्या किया कि पहले ए लिख दिया उसके बाद पार्ट आ रहा है ए, फिर बी लिख दिया उसके बाद बी का पार्ट आ रहा है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस देखना है कि एरर किस पार्ट में जा रहा है, बस दैट्स ऑल। तो ही वॉक्ड 5 माइल्स, उसने तय किए, उसने चला कितना 5 माइल्स, जो कि 5 माइल्स के बारे में बात हो रही है आगे। एक रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, ये विच क्या है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने ठीक पहले आने वाले वर्ड के बारे में या जो भी यहां पे नाउन लिखा हो उसके बारे में बताता है, राइट। जैसे कि हम कहें, आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, रीजनिंग में लिखा होता है ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु इज द नेबर ऑफ सी। A is sitting third to the left of B who is the neighbor of C। मतलब क्या हुआ, A B के तीसरे बाएं बैठा है जो कि पड़ोसी है C का, जो कि पड़ोसी है C का। अब C का पड़ोसी किसको बनाओगे, A को बनाओगे या B को बनाओगे। तो रीजनिंग वाले सर हमेशा बताते हैं, जहां कहीं भी आपने रीजनिंग पढ़े होगे उन्होंने बताया होगा, जब पजल वो बताते हैं सेटिंग राउंड वाला, राउंड टेबल के अराउंड ही जो लोग बैठते हैं उसमें जो पजल आता है, उसमें बताया होगा कि ये जो होता है ना रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये हमेशा अपने से ठीक पहले, यानी कि इससे ठीक पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो यानी कि जो कि पड़ोसी है सी का, कौन पड़ोसी सी का, बी है ना कि ए है। इन द सेम मैनर ये भी क्या है, यहां पर विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। किसके बारे में बताएगा, ही के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि बताएगा 5 माइल्स के बारे में। अब बहुत ध्यान से पढ़ना, 5 माइल्स विच आर रियली ए ग्रेट डिस्टेंस। तो आप सर ये कह सकते हो कि सर यहां पे 5 माइल्स तो प्लूरल है, तो यहां पर आर सही होना चाहिए था। लेकिन मैं कहूंगा आगे चेक तो कर लो कि आगे क्या लिखा है, विच आर रियली ग्रेट डिस्टेंस। इसका मतलब यहां पर बात 5 माइल्स की नहीं हो रही बल्कि डिस्टेंस की बात हो रही, क्योंकि 5 माइल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट आ गया है वो यहां से शिफ्ट होकर कहां पर आ गया, डिस्टेंस पे आ गया, जो कि सिंगुलर है। और इसके अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब कौन सी चली जाएगी, इज, विच इज रियली ए ग्रेट डिस्टेंस। मैंने ऐसे सेंटेंसेस आपको बताए भी थे पिछली वाली क्लास में, कि जैसे मैंने कहा कि 50,000 रुपीज आर ए गुड अमाउंट या इज ए गुड अमाउंट, तो इज आ जाता है, 50,000 रुपीज इज ए गुड अमाउंट, क्योंकि यहां पर मिलाकर क्या बन रहा है, अमाउंट बन रहा है, अमाउंट सब्जेक्ट बन जाता है, राइट। तो ये उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपके। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। The introduction of tea, coffee and such other
beverages have not been without some effect. क्या लगता है, सोचिए। देखिए यहां पर टी की बात हो रही है, कॉफी की बात हो रही है, सच अदर बेवरेजेस की बात हो रही है। इसका मतलब आपको लग सकता है कि बहुत सारी चीजें प्लूरल होगा, लेकिन उनके इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, राइट। इंट्रोडक्शन क्या है, सिंगुलर है। द इंट्रोडक्शन ऑफ, जितने भी चीजें आगे लिख दीजिए, लेकिन बात यहां पर किसकी हो रही है, इंट्रोडक्शन ऑफ, राइट। हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, इसका मतलब यहां पर ये हैव किसके लिए आया, इंट्रोडक्शन के लिए आया, जो कि गलत है। क्या आना चाहिए, हैज। तो बात क्लियर हो रही है कि यहां पर हैज कैसे आया, क्योंकि हम बात करें इंट्रोडक्शन की, राइट। यहां पे टी कॉफी और इससे कोई मतलब नहीं। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ्स फास्टर। चलिए भाई सोचिए, और आपको मैं हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं अपने लिए, कि आप ताकि बता लो मुझसे पहले जो भी आपको लग रहा है। देखो यहां पर बात ऑटोमेटिक मशीन्स की नहीं हो रही है, बल्कि उनके टाइप की बात हो रही है। देखो द न्यूअर टाइप जो है ना, किसका, ऑटोमेटिक मशीन्स का, वो वॉश करता है। न्यूअर टाइप की बात हो रही है, मशीन्स नहीं यहां पे वॉश करती है, न्यूअर टाइप वाली जो मशीन है वो, उसकी बारे में बात हो रही है। तो ये यहां पे सब्जेक्ट है, टाइप क्या है, सिंगुलर, राइट। और वो वॉश करती है मशीन, तो यहां पर वॉश की जगह वॉशेस हो जाएगा, वॉशेस क्लोज फास्टर। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं, बहुत ही आसान था। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। Now coming to each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester. चलिए भाई, टेक योर टाइम, आंसर विद इन हाफ ए मिनट, आधे मिनट में जवाब दीजिए। चलो चेक करते हैं। यहां पर बच्चों बात हो रही है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। ईच की बात करेंगे, वन की बात करेंगे तो हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, क्योंकि हम एक की बात तब करते हैं जब एक से ज्यादा ऑप्शन आगे अवेलेबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर सही लिखा है, उसमें से ईच की बात हो रही है, यहां पे ईच हो गया सब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन, किस में बात कर, इन द कंप्यूटर क्लास में, हैज टू टाइप, किसको टाइप करना है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स को टाइप करना है। हैज यहां पर बिल्कुल सही आया ईच के लिए, देखो मैच कर रहा है दोनों आपस में, सिंगुलर सिंगुलर। टू टाइप, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। दियर यहां पर आ गया, किसके लिए आ गया, ईच के लिए आ गया। भाई यहां पे देखो ये किसको बता रहा है, ईच को बता रहा है। और ईच क्या होता है, एक होता है, जबकि दियर बना है दे से, है ना, दे देम और दियर, राइट। ये हमेशा प्लूरल के लिए यूज होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, राइट। तो अब यहां पर स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही, स्टूडेंट्स पता नहीं कौन है, वो गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं। जब नहीं पता, बेटर यू यूज हिज, तो यहां पर दियर की जगह हो जाएगा हिज। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। The secretary and principal of the college are attending the district development council meeting at the collectorate. यानी ऑफिशियल बात हो रही है, ऑफिस की बात हो रही है, दफ्तर की बात हो रही है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट जो इससे पहले हमने किया भी था, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल। देखो बीच में कोई आपको आर्टिकल मिला यहां पर, नहीं मिला ना। आर्टिकल मिलता तो आर सही होता, ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग। आर्टिकल नहीं मिला, इसका मतलब ये दोनों ही पर्सन जो हैं, जो सेक्रेटरी है और प्रिंसिपल है, वो एक ही बंदा है भाई। आर्टिकल बता रहा है, एक आर्टिकल मतलब एक ही बंदा है। अब जो कॉलेज के हैं वो वही अटेंड कर रहा है जो एक बंदा है, इसका मतलब आर की जगह यहां पर चला जाएगा इज अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टोरेट, राइट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। इसको करने से पहले एक कॉन्सेप्ट फिर से बताता हूं मैं आपको। ही इज वन ऑफ माई ऑनेस्ट फ्रेंड्स हु इज कमिंग। ध्यान समझना,
ही इज वन ऑफ माई ऑनेस्ट फ्रेंड्स हु इज कमिंग। देखो वन के बाद जो भी नाउन होगा प्लूरल होगा, यहां पर है, और ये है रिलेटिव प्रोनाउन, ये हो गया आरपी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बच्चों हमेशा अपने एंटीसीडेंट के बारे में बात करता है, यानी कि अपने से ठीक पहले आने वाले पद के बारे में बात करता है। तो आगे जो भी बात होगी वो ही के या वन के बारे में नहीं होगी, बल्कि फ्रेंड्स के बारे में होगी। फ्रेंड्स है प्लूरल, तो यहां पर आर आ जाना चाहिए, बिल्कुल सही। आपको लग सकता है कि अरे आर कैसे आएगा, लेकिन यहां पर आर ही आएगा। अगर आपको वाकई में ही की बात करनी है तो आपको यहां पर एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, ही इज द ओनली वन। जैसे आपने यहां पर ही इज द ओनली वन कहा, तो यहां पर अब ही क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। और जब हाईलाइट हो जाएगा वन पे बात आ जाएगी, ओनली वन, ये पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाएगा और वन के अकॉर्डिंग यहां पर इज आने लगेगा। अब देखते हैं यहां पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। अगर ओनली ना लिखा होता यहां पर, सिर्फ इतना ओनली ना लिखा होता, तो नॉवेल्स ये है दैट रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। नॉवेल्स के बारे में बताता तो यहां पर आर हो जाता। सिर्फ यहां पर ओनली लगा देने से यहां पर हाईलाइट हो गई चीजें। जब हाईलाइट हो गई तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब यहां पर क्या आने लगेगी, इज आने लगेगी। दैट इज इंटरेस्टिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली। तो याद रखें कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है अपने एंटीसीडेंट के बारे में बताता है, लेकिन अगर यहां पर ओनली वर्ड लग जाए तो उधर से शिफ्ट होकर सब्जेक्ट यहां पर शिफ्ट हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली वर्ड। ठीक है, तो देयर इज ए वर्ड ओनली दैट मेक्स डिफरेंस। और ओनली में दम होता है भाई, हमेशा ये डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे अगर मैं कहूं कि मान लो क्लास में एक बच्चा है, मैंने कहा कि उसका नाम राहुल है, मैंने कहा कि राहुल ब्रिलियंट है, राहुल ब्रिलियंट है। फिर मैंने कहा कि सिर्फ राहुल ब्रिलियंट है, ओनली राहुल इज ब्रिलियंट, तो भाई बहुत ही इसमें कह सकते हैं डिफरेंस आ गया मीनिंग में। भाई ओनली राहुल का मतलब और कोई क्लास में नहीं है, लेकिन जब हमने कहा कि राहुल इज ब्रिलियंट तो और कोई भी हो सकते, तो ओनली मेक्स द डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अगेन एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, 2 के बाद लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर उसकी नॉलेज की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया सब्जेक्ट हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग वर्ब जाएगी यहां पर इज लिखा, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। इसका मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है, आंसर जाएगा नो एरर, क्योंकि नॉलेज क्या है, सिंगुलर, उसके हिसाब से पहले से इसने इज लगा रखा है यहां पे, इसलिए। अब तो क्या होता है, जब आप क्वेश्चंस करना चालू करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में, पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या क्या एरर्स हो सकते हैं। तो पूरा सेंटेंस भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, इज लगा रखा है, रिक्वायर्ड 2 के बाद पास लगा रखा है, द एग्जामिनेशन, बस हो गया, टिक करके चले आए। नेक्स्ट इज, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। बहुत ही आसान है, पहले तो हम ये समझ लें कि इट इज मी होता है या इट इज आई होता है, पहले तो हम लोग ये समझ लें। कई लोग सोचते हैं, जिसको हम लोग ये भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इट्स, ऐसे भी कहते हैं, इट्स आई इट्स मी, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। कई लोगों को ये मानना होता है कि इट इज मी सही होता है, इट्स मी सही होता है, क्योंकि बोलने में जो सही लगता है हम सोचते हैं वही सही है, लेकिन यहां पर बोलने और लिखने का मामला है भाई। स्पोकन इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रिटन वन। तो यहां पर बात होगी रिटन वाली की, रिटन में यानी कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या सही माना जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि हमेशा एक रूल होता है, लेकिन हम उसको रूल नहीं कहेंगे, टू बी वर्ब्स। रूल ये लिखा होता है कि विद टू बी वर्ब्स ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव केस। टू बी वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर। कहते हैं कि इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाओ। जैसे कि यहां पर इट इज आ गया, तो आगे जो भी होगा वो अपने सब्जेक्टिव केस में होगा। इसका मतलब इट इज आई सही है, इट इज मी गलत है। ये तो हो गया रूल की बात, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता क्यों है। जैसे मैं हर एक चीज का मेरे पास जवाब है, मैं कोई भी नियम नहीं बताता। मैं हूं को ट्रांसलेट करो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि सब्जेक्ट फाइंड आउट करो और उसके अकॉर्डिंग वर्ब रख दो। यहां पर एक सब्जेक्ट का एक ही वर्ब होगा, है ना। तो अब यहां पर दो चीजें सब्जेक्ट तो बन नहीं सकती, कोई एक सब्जेक्ट होगा। क्या मुझे आप बता सकते हो कि ये जो मैं हूं में हूं आया है, वर्ब आई है,
ये किस वाले मैं के लिए आया, मतलब कुल मिला के मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि दोनों मैं से कौन सा वाला मैं सब्जेक्ट है। मैं हूं, आप तय नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं हूं, ये हूं किस वाले मैं के लिए आया नहीं बता सकते। यही वजह है कि दोनों सब्जेक्ट बनना चाहते हैं इसमें। तो हमने कहा ठीक है, अगर हम निर्धारित ही नहीं कर पा रहे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है तो हम एक काम करते हैं, दोनों को सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हमने कह दिया इसका ट्रांसलेशन आई एम मी नहीं होगा बल्कि आई एम आई होगा। ये रूल यहीं से निकल के आता है, देखिए भाई, क्योंकि आई एम आई होता है, हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा हम सब्जेक्ट माने, इसलिए हमने दोनों को सब्जेक्ट बना दिया। यही वजह है कि टू बी वर्ब के साथ इज एम आर वॉज वर्ब के साथ हमेशा सब्जेक्ट के साथ है। तो चलो यहां पर पहुंच जाते हैं। इट इज आई तक कोई गलती नहीं थी। अब यहां पर आगे लगा दिया हु, और हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा बात करता है अपने ठीक पहले आने वाले पद के बारे में बात करता है। तो यहां पर आई आया हुआ है तो हु बन गया आई, और आई इज नहीं लेता, एम लेता है। तो सेंटेंस हालांकि बहुत ऑकवर्ड साउंड करेगा, अजीब सा सेंटेंस साउंड करेगा, लेकिन साउंड करने से हमें क्या मतलब यार, इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस सिचुएशन, बैड सिचुएशन। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर है। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई वजूद नहीं होता। अगर हम कहें कि हु सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है तो आप कहोगे इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस, इट डिपेंड्स अपॉन द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट उसके पहले आने वाला पद। जैसे हमने कहा कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स हु इज ऑनेस्ट, तो क्या होना चाहिए हु आर ऑनेस्ट, क्योंकि हु यहां पर बता रहा है मैनी फ्रेंड्स को। फिर मैंने कहा कि आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड एक, आई हैव अ फ्रेंड हु आर ऑनेस्ट, तो यहां पर क्या होगा हु इज ऑनेस्ट, क्योंकि एक के बारे में बात करें। तो हु के साथ इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, एम वॉज वर, जो भी चाहे आप लगा दें अकॉर्डिंग टू द गिवन एंटीसीडेंट। तो उम्मीद है ये वाला सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ और दिमाग लगाएं और बताएं आंसर क्या होगा। देखो बच्चों, एग्जाम में ये डायरेक्शन में दिया रखा होता है कि अगर पूरे सेंटेंस में एक ही एरर होगा, तो अगर मान लो हमें किसी पार्ट में एरर मिल गया तो पूरे सेंटेंस को पढ़ने की या समझने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और अगर मेंशन नहीं है, मेंशन ये है कि एक से ज्यादा एरर्स हो सकते हैं, तब आपको पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत है। तो अब यहां पे लिखा है रोमांटिसिज्म की बात हो रही, राइट। एक नाउन है ऑफ मेलनखोली। मेलनखोली का मतलब होता है दुख, पीड़ा। तो बात यहां पर क्योंकि रोमांटिसिज्म की हो रही है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। किसका है, मेलनखोली का है। इन किसमें, मेलनखोली किसमें आ रही, इन आर्ट एंड लिटरेचर में आ रही है। आर द रीजन, क्या रीजन है, यही तो रीजन है भाई, यही सब्जेक्ट हो गया और ये है सिंगुलर, तो यहां पर क्या लगा देंगे, इज द रीजन फॉर इनसेंसिटिविटी टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। आगे के सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। तो बच्चों यहां तक उम्मीद है समझ में आ गई। एक बार फिर से देख लें कि यहां पर आर की जगह इस क्यों हुआ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रोमांटिसिज्म की, जो कि एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ और सोचिए भाई इसमें क्या होगा। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोज। देखो भाई क्या होता है, कुछ चीजें दो होते हुए भी मिलाकर एक चीज बन जाती है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, राइट। और ये भी आपने सुना होगा, 2 and 2 मेक नहीं बच्चों, मेक्स 4। रीजन क्या है कि यहां पर ब्रेकफास्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है और यहां पर हमारा सब्जेक्ट 4 बन जाता है। कैसे, 2 और 2 4 होते नहीं, 2 और 2 4 होता है। तो भले ही आपको लगता है कि यहां पर बीच में एंड लगा हुआ है, 2 और 2 की बात कर रहे थे, यहां पर मेक होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या होगा, 4 के अकॉर्डिंग मेक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेन सब्जेक्ट यहां पर हमारा ये बन जाता है, क्योंकि एंड रिजल्ट क्या है, 4 है, और 4 क्या है, सिंगुलर। इन द सेम मैनर स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। अब देखो यहां पे क्या लॉजिक लगा हुआ है,
जो स्लो होता है और साथ ही साथ, यहां पर क्या मतलब है एंड का, और साथ ही साथ स्टडी होता है, यानी पर्सन एक ही है। अगेन यहां पर पर्सन एक ही है जिसके बारे में बात हो रही है। कहावत है कि जो स्लो होता है साथ ही साथ स्टडी होता है वही रेस को जीतता है। क्योंकि जब हम इस कहावत में बात करते हैं तो किसी एक पर्सन की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों की बात नहीं करते। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, जो स्लो होगा साथ ही साथ वर्किंग होगा, रेगुलर वर्क करेगा, वही रेस जीतेगा, वही रेस जीतता है। राइट, एक की बात करें ना, इसलिए हमने यहां पे विंस लगा दिया। इन द सेम मैनर टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो टाइम एंड टाइड जो होता है भाई, वो अलग अलग चीजें नहीं, एक ही कंसिडर की जाती है, इसलिए यहां पर वेट की जगह वेट्स का यूज करते हैं। तो कुल मिला के ये टाइम की ही बात कर रहा है, टाइम एंड टाइड बोल के। इन द सेम मैनर द सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है मेन आइडिया या कंक्लूजन या समरी। एक इडियम के तरीके से इसने यूज किया है, द सम एंड सब्सटेंस, यानी कि द मेन आइडिया, द समरी ऑफ हिज पोएम आर नहीं इज, क्योंकि ये सिंगुलर हो जाता है इसलिए इज एज फॉलोज। राइट, तो उम्मीद है यहां तक समझ में आएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हाँ भाई, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर आ गया। इफ इट वॉज पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक एरप्शंस टुक प्लेस वी वुड सी ए ग्रैंड साइट। बहुत इजी है भाई, लेकिन इजी तभी होगा जब आपको आता होगा। यहां पर देखिए वी वुड हमने देखा होता, यहां हम देखते। एक टाइप का कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है। कौन सा कंडीशन है? पास्ट का कंडीशन। तो पास्ट के कंडीशन में होता क्या है, एक होती भाई जीरो कंडीशन। ये जब हम सेंटेंसेस पढ़ाएंगे, आपको टेंसेस पढ़ाएंगे तो बताएंगे। एक होती है जीरो कंडीशन। तो जीरो कंडीशन में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। जैसे यदि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं तो मैं दिन भर सोता रहता हूं, दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये क्या हो गया, जीरो कंडीशन। जो कंडीशन वन होती है, वन टाइप कंडीशन, उसमें क्या होता है कि ऐसा लगता है कि दोनों फ्यूचर में होंगे। जैसे कि यदि मैं मुंबई जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक टॉय लेके आऊंगा, राइट। तो दोनों ऐसा लगता है कि फ्यूचर में बनेगा। इफ आई विल गो टू मुंबई आई विल ब्रिंग ए टॉय फॉर यू, नहीं, किसी एक में से विल या शैल आपको हटाना पड़ेगा, और वो क्लॉज क्लॉज होगी जिसमें कुछ कीवर्ड्स कनेक्टेड होंगे, जैसे व्हेन हो गया, इफ हो गया, अनलेस हो गया, अंटिल हो गया, या वंस हो गया, सून एज हो गया। इनके साथ अगर कनेक्टेड होगा तो उसमें विल या शैल का यूज नहीं करेंगे। तो कंडीशन वन में फ्यूचर टाइप के आते हैं, जिसमें एक फ्यूचर में जाता है, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट जाता है। कंडीशन ये पूरा हम तब लिखेंगे बच्चों जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, यानी कि टेंसेस का और कंडीशनल का। अभी तो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना, तो धीरे धीरे इसमें एक एक करके कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, तो आप यहां से जल्दी सीख जाओगे। और उसके बाद जब हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे तो टॉपिक में बताएंगे बहुत ही अच्छे से, विस्तार से। कंडीशन टू में बच्चों क्या होता है कि यहां पर इफ के साथ V2 सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, और जब सेकेंड का फॉर्म का यूज करते हैं तो यहां पर कुड या वुड का यूज करते हैं, और साथ में V1 लगाते हैं। जो थर्ड टाइप की कंडीशन होती है बच्चों, उसमें इफ के साथ हैड होता है, और जब यहां इफ के साथ हैड लग जाता है तो नेक्स्ट क्लॉज में वुड आता है, वुड के साथ हैव आता है, और हैव के साथ V3। तो अब यहां पर देखो सिर्फ वुड आया है, इफ के साथ क्या है कॉम्बिनेशन, वी वुड। तो वुड के साथ यहां पर सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अरे भाई यहां पे तो फॉर्म ही नहीं है। आप कहोगे सर यहां पे तो कोई वर्ब ही नहीं है, बस कुछ पॉसिबल होने की बात कर रहा है, पॉसिबल तो वर्ब नहीं। अगर वर्ब नहीं है, यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, कोई मेन वर्ब नहीं है, तो वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा और हमेशा वर ही होगी, वॉज या इज या एम कुछ नहीं हो सकती सिवाय वर के, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, अजम्पशन है। जैसे कि मैं कहूं कि यदि मैं राजा होता तो तुम्हारी मदद करता, इसको ट्रांसलेट करके क्या बोलेंगे, इफ आई वॉज ए किंग, नहीं, होता, था नहीं, हूं नहीं, होता मतलब इमेजिनेशन। इफ आई वर ए किंग आई वुड हेल्प यू। तो यहां पर देखिए इफ का वुड के साथ आगे कॉम्बिनेशन है, तो वुड का यहां पे या तो मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म लगा दे, मेन वर्ब मौजूद नहीं है तो हमेशा वर का यूज करेंगे इन केस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक एरप्शंस टुक प्लेस वी वुड सी ग्रैंड साइट। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये। अब आ जाते हैं हम लोग 19 पे।
सोचिए भाई, he is one of those few post-colonial writer who believes that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a cliche. बच्चों क्लीशे क्या होता है? क्लीशे का मतलब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती हैं, बार बार यूज़ होती हैं, कॉमनली लोग यूज़ करते हैं, तो वो एक घिसा पिटा सा शब्द बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीशे बोलते हैं। खैर, इसमें आपको मीनिंग समझने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे ये देखें कि ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर। वन ऑफ दोज फ्यू, दोज भी आ गया ना यहां पर। देखो, जब भी बात होगी वन की, वन ऑफ की, तो आगे जो भी नाउन होगा वो प्लूरल होगा। और यहां पे दोज भी एक आइडिया आपको दे रहा है कि अगर दोज आ गया तो यहां पर राइटर नहीं बल्कि राइटर्स होगा। और जैसे यहां पर राइटर्स हो गया तो राइटर्स के आगे लिखा हो हु, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बारे में बताएगा राइटर्स के बारे में। तो बिलीव्स भी नहीं होगा बल्कि क्या होना चाहिए? हु बिलीव, ऐसा हटा देंगे। राइटर्स हु बिलीव दैट दिस टॉक अबाउट, राइट। तो हमारा सेंटेंस यहां पर सही हो जाएगा। तो इसमें दो एरर्स थी लेकिन एक ही पार्ट में थी। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट नॉट द लीस्ट। कहते हैं ना, लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं। चलो भाई, पहले आप लोग दिमाग लगाओ, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। अच्छा, आपको पता है कि जब हम मैथमेटिक्स विषय की बात करते हैं, विषय की बात करते हैं, पहली चीज तो ये कि उसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर हम कहें द मैथमेटिक्स तो गलत हो जाएगा। कोई भी आर्टिकल नहीं लगता विषय के नाम से पहले। कोई लैंग्वेज है या विषय है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसमें आर्टिकल तो नहीं लगेगा। और कोई विषय का नाम है तो उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा, है ना। लेकिन बच्चों, क्या मैंने यहां पर गलती कर दी? मैथमेटिक्स का एम कैपिटल होना चाहिए था, यहां पर नहीं किया, जबकि मैंने खुद कहा अभी कि जो विषय होता है उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा। लेकिन यहां पर मैंने स्मॉल बनाया। इसका मतलब दो तरीके के मैथमेटिक्स होते हैं। मैथमेटिक्स के दो मतलब होते हैं। पहला मैथमेटिक्स जिसमें एम कैपिटल होता है वो सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट हो गया। और दूसरा हो जाएगा कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस अब पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस में बात विषय की हो रही है या कैलकुलेशंस की हो रही है? और जब कैलकुलेशंस की बात होती है तो मैथमेटिक्स बन जाता है प्लूरल। ये भी ध्यान देने वाली बात है। पता कैसे चलेगा कि मैथमेटिक्स कहां पे सिंगुलर है, कहां पे प्लूरल है? तो चलो सेंटेंस वाइज समझते हैं। उम्मीद है कि ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसको रब करते हैं, फिर बताते हैं इसी में। देखिए भाई, अगर सेंटेंस लिखा हुआ है मैथमेटिक्स was or were opted as the main subject. मैथमेटिक्स was were opted as the main subject। तो यहां पर पता चल रहा है बच्चों कि यहां पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की ही बात हो रही है। मैथमेटिक्स चुना गया मेन सब्जेक्ट की तरह, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आगे मेंशन हो गया ना। तो अब यहां पर मैथमेटिक्स प्योरली क्या है? एक सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए यहां पर वर नहीं होगा, वॉस होगा। ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स प्लूरल होगा क्योंकि ऐसा लगा है, लेकिन ये ऐसे नाउन में आता है जो कि सिंगुलर होते हैं, दिखते प्लूरल है। जैसे कि हम कहें कि समन्स हो गया, या न्यूज हो गया, या बिलियर्ड्स हो गया, या डार्ट्स एक गेम होता है, या मीजल्स, कुछ बीमारी का नाम मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया। ऐसा लगता है कि होगा प्लूरल लेकिन होता है सिंगुलर। तो मैथमेटिक्स भी उनमें से एक है। तो मैथमेटिक्स क्या होता है? आमतौर पे सिंगुलर ही होता है विषय के तौर पे। तो यहां पर तो हमने वॉस लगाया। लेकिन अगर हम ये कह दें मैथमेटिक्स ऑफ राजू वॉज वर गुड। अब देखें,
जब मैथमेटिक्स किसी इंसान की बन जाती, मेरी, तुम्हारी, इसकी, उसकी, या राजू की, रवि की, शीला की, राइट, तो ये बन जाता है प्लूरल, उसकी कैलकुलेशंस, उसकी स्किल बन जाते हैं। तो क्योंकि हमने राजू से रिलेट किया इसलिए आर्टिकल दा यहां पर लगाएंगे, और क्योंकि जब रिलेट किया तो ये इसकी स्किल्स बन गई, यानी कि कैलकुलेशंस बन गई। तो क्या बोलेंगे, द मैथमेटिक्स ऑफ राजू वर गुड, ना कि वॉज। तो यही खेल यहां पर भी हो गया भाई, क्योंकि यहां पर मेरी मैथमेटिक्स का मतलब मेरा विषय नहीं बल्कि मेरी कैलकुलेशन से यहां पे इसका मीनिंग आ रहा है, इसलिए माई मैथमेटिक्स इसकी जगह आर नॉट वेरी गुड। तो बच्चों उम्मीद है कि ये 20 के 20 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे आसानी से, और इसमें कोई ऐसा नियम कायदा कानून नहीं था, बल्कि कुछ चीज़ें इंग्लिश में होती है, एक बार सीख लिया तो बार बार आपको रटने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग अगर आप एक बार हो गए, लॉजिकली स्ट्रांग हो गए, लॉजिक से आपने बिल्डअप कर लिए खुद से दिमाग से सोच के, और होता क्या ना, जब आप खुद से कोशिश करते हो, हर एक चीज़ ट्राई करते हो क्वेश्चन में, और तब नहीं समझ में आता है, और उसके बाद जब आके आप पढ़ते हो या सीखते हो, तब आपको अपनी गलती का एहसास होता है कि अच्छा हम इस तरीके से सोच रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा। लेकिन अगर हम बिना किए, बिना सॉल्व किए सर के पास पहुंच गए, किसी टीचर के पास पहुंच गए कि सर इसका आंसर बता दें क्योंकि मुझे पढ़ने में बहुत मुश्किल लग रहा है, पढ़ने से नहीं, क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, लेकिन लेंदी क्वेश्चन का मतलब ये थोड़ी कि वो हमेशा मुश्किल ही होगा। कभी कभी क्या होता है, छोटा हमारे पास सेंटेंस होगा लेकिन वो मुश्किल हो सकता है, कभी लेंदी सेंटेंस हमारे पास हो लेकिन वो आसान हो सकता है। सो इट इज़ नॉट ऑल अबाउट लेंथ। तो बच्चों जल्दी से बताएं कि यहाँ पर मैंने जो 20 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया। अगर अभी भी आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और ये मैंने एक एक्सरसाइज कराई है जो कि मैंने लास्ट में पे डिस्कस किया था, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, उसी पर बेस मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको कराए। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा, और भी अगली क्लासेस में हम लोग एक चैप्टर जब पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे, उसकी पूरी एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि बच्चों होता क्या है कि देखो, एक लर्निंग का एक प्रोसेस होता है। वो क्या होता है, पहले आपने पढ़ा, कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद आपने देखो एक चीज़ तो दिमाग में आ गई, जब आप सीख रहे हो आपके दिमाग से होके जा रहा है वो सारी चीज़ें। फिर जब आपने लिखा, दूसरा स्टेप क्या होता है, लिखना। जब आपने लिखा तो वही चीज़ दोबारा से रिपीट होती है आपके दिमाग में। फिर जब आप उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हो या उसके बारे में डिस्कशन करते हो तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाती हैं वो सारी चीज़ें। तो अगर उसको 3-4 तरीके से अगर आपने उसको स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग में रख लिया, यानी कि विजुलाइज कर लिया पूरी तरीके से, डिस्कशन भी कर लिया, लिख भी लिया, उसको पढ़ भी लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको उस कॉन्सेप्ट को भुला दे। राइट। तो इसी के साथ अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देते हुए मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी एक नए मॉडल पेपर या किसी एक अलग क्वेश्चन या एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और हमेशा की तरह जय हिंद।